चाणक्य नीति के मुताबिक दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान का एक दुश्मन सामने आया है जिसे आप भारत का दोस्त कह सकते हैं, और यह आजकल पाकिस्तानी आतंकियों और आतंकी साजिश करने वालों को मौत के घाट उतार रहा है। आज इस दोस्त को हम शहंशाह के नाम से बुलाएंगे, और पाकिस्तान में आजकल इस शहंशाह का बड़ा खौफ है। एक दिन पहले ही शहंशाह ने आईएसआई के एक एजेंट आमिर हमजा को मार गिराया। शहंशाह के कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। आपको बता दूं, शहंशाह ने लश्कर के 6 आतंकियों को उड़ाया, यानी कि हाफिज सईद इससे बहुत परेशान है। इस्लामिक स्टेट के 4 टेररिस्ट शहंशाह ने मार गिराए, और जैश के 2 आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का काम भी शहंशाह ने कर दिया। इसके अलावा 26/11 पठानकोट आतंकी हमला और चंडीगढ़ ब्लास्ट का हैंडलर भी शहंशाह के हाथों मारा जा चुका है। ये वो आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान से भारत को टारगेट करते रहते हैं, पर अब इन आतंकी संगठनों के टेररिस्ट पाकिस्तान में भी खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में शहंशाह ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा को उड़ा दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तानी अखबारों में इस टारगेट किलिंग को लेकर खबरें छपी हैं, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब में हुए इस मर्डर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में अपने परिवार के साथ मंगलवार को कार में जा रहा था। रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों ने उसकी कार का पीछा किया। एक जगह जैसे ही कार की रफ्तार कम हुई तो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे लोगों ने आमिर हमजा पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में ब्रिगेडियर की मौत के बाद अज्ञात हमलावर वहां से हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। आमिर हमजा की कार के पीछे उसका भाई अयूब भी मोटरसाइकिल पर आ रहा था। अयूब ने ही इस घटना के बारे में पूरी खबर दी। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस को अयूब पर शक है, इसलिए उससे पूछताछ जारी है। बताया गया है कि ब्रिगेडियर आमिर हमजा पर हुए हमले में उसकी पत्नी और बेटी घायल हुई है। मामला पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर के हमले से जुड़ा है। पाकिस्तानी आतंकियों और उनके हैंडलर्स की टारगेट किलिंग हो रही है, और इस्लामाबाद खुद मान रहा है कि ऑपरेशन उनके मुल्क के बाहर से कंट्रोल हो रहा है। आमिर हमजा कहने के लिए पाकिस्तान सेना से रिटायर हो चुका था। हालांकि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी हमले करवाता था, और ऐसे लोग शहंशाह की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। आमिर हमजा ने 2018 में जम्मू कश्मीर के सुंजवान में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला करवाया था। इस हमले में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आमिर हमजा था। दावा यह भी है कि सुंजवान हमले से जुड़ी मौत की ये दूसरी घटना है। इससे पहले एक और पाकिस्तानी अज्ञात हमलावर शहंशाह का शिकार हो चुका है। ऐसी हत्या करने वाले अज्ञात हमलावर न जाने कहां से आते हैं और अपने टारगेट को उड़ाकर जाने कहां छुप जाते हैं। पाकिस्तान में इस बात का पता किसी को नहीं लग पाया है। पाकिस्तान में शहंशाह की टारगेट लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में 21 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकी मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सभी को अज्ञात हमलावरों ने मारा है, और अब पाकिस्तानी आतंकियों के बीच एक डर यह भी है कि अगला नंबर किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा पार की तरह जम्मू कश्मीर में भी आतंक के खिलाफ एक्शन जारी है। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादियों से एक मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। यहां आतंकियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू के रियासी में आतंकियों का एक मददगार भी गिरफ्तार हुआ है, जिसने 6000 रुपयों के लिए आतंकियों की मदद की थी। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई आतंकी घटनाएं होने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें 2 टूक कहा गया था कि आतंकवादियों को पूरी तीव्रता के साथ जवाब दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, मंदिर हो या मस्जिद, अगर अवैध हैं, इल्लीगल हैं, तो क्या होगा? टूटेंगे। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का यह सीधा सा फरमान है, और इस फरमान के खिलाफ कांग्रेस अब खड़ी हो गई है। इस वक्त आप एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में एक इमारत गिराई जा रही है,
लेकिन यह कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि एक मस्जिद है, लखनऊ के अकबर नगर की मस्जिद। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इस लाइन के साथ वायरल किया जा रहा है कि यूपी में हार के बाद योगी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। क्या यह सच है या फिर दुष्प्रचार है? इस सवाल का सही जवाब जी न्यूज की इस पड़ताल में है। 1, 2, 3, 4, 5। बस 5 गिनते ही पूरी मस्जिद जमींदोज हो गई। अकबर नगर में अवैध निर्माण की ये आखिरी इमारत थी जिसे कल रात बुलडोजर ने गिरा दिया। जहां 4 मंजिल वाली मस्जिद तनी थी, अब वहां मलबा है। कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध कब्जे हट चुके हैं और अब 24 एकड़ से ज्यादा जमीन समतल हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये फेज 2 है जिसकी शुरुआत तोड़ने की गई थी और यहाँ पर एक मदरसा और मस्जिद भी मौजूद था जिसको अंततः आखिरकार गिरा दिया गया है। आप देख सकते हैं वो जो बीच में डिमोलिश बिल्डिंग पड़ी हुई है वही मदरसा है। उस मदरसे को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अकबर नगर के इसी मलबे पर सियासी महाभारत छिड़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कहते हैं कि अकबर नगर में बुलडोजर चलाने का मतलब ये है कि 4 जून के जनादेश को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अकबर नगर में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए और योगी प्रशासन कह रहा है कि मंदिर मस्जिद जो भी अवैध है सब टूटे। यानी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में योगी सरकार ने धर्म नहीं देखा, सिर्फ अवैध कब्जा देखा है। कार्रवाई के दौरान लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने जी न्यूज पर यही दावा किया था। तस्वीरें या फोटो या संदेश हम कहें वायरल हो रहा है, विशेष समुदाय को टारगेट करके अभियान चलाया जा रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल गलत है। इसमें हिंदू मुस्लिम आप देख रहे होंगे कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, हिंदू मुस्लिम और भी कम्युनिटी के लोग हैं। 1169 मकान तोड़े गए, 101 दुकानों पर बुलडोजर चले। अब आगे क्या होगा ये भी समझ लीजिए। इसी जमीन पर चिड़ियाघर बनाया जाएगा। पूरे क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नदी को नया जीवन मिलेगा। कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण का काम होगा। मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन खटाखट जारी है। न सिर्फ लखनऊ में बल्कि इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर तक बुलडोजर नॉन स्टॉप अपने काम में लगा हुआ है। जौनपुर के एक गांव में भीटे की जमीन पर मकान बना लिया गया था। इस मकान की कीमत 1,38,00,000 रुपए थी। गांव के लोगों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग बुलडोजर लेकर पहुंचा और मकान तोड़ दिया। वहीं जयपुर के मानसरोवर में सड़क पर हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। यहां अब तक 250 से ज्यादा अवैध मकानों पर बुलडोजर चल चुका है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनका आज जन्मदिन है। राहुल 54 साल के हो गए हैं और अब 55वें साल में वो प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो राहुल हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी राहुल का जन्मदिन मनाती है, लेकिन बर्थडे पर इस तरह का जोश कम से कम पिछले 5 साल में पहली बार दिखाई दिया है। इस जोश की वजह क्या है और बर्थडे पर राहुल के मिशन यूपी का ब्लूप्रिंट क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज के पास है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर का सीन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का हाथ पकड़कर केक कटवा रहे हैं। बहन प्रियंका भी साथ खड़ी हैं। जश्न का माहौल है। कांग्रेस के जननायक का जन्मदिन है। जी हां, जननायक ये शब्द हमारा नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हैप्पी बर्थडे टू जननायक। खैर, ये कांग्रेस की अपनी भावना है और भावना प्रकट करने का अधिकार सबको है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं तक इस बार जोश कुछ अलग है। ये तो बिल्कुल साफ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में क्रेन की मदद से राहुल के कटआउट पर फूल बरसाए जा रहे हैं। लखनऊ के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बताकर अपनी भावना जता रहे हैं और अमेठी में कांग्रेस के नेता राहुल के 54 साल पर संविधान की 54 किताब बांटते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से हैदराबाद और लखनऊ से अमेठी तक कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में दिख रहे हैं। इसकी 5 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, 10 साल में पहली बार कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोका। नंबर 2, 10 साल में पहली बार यूपी में बीजेपी को पटकनी दी।
2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 6 सीट और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली। ये कामयाबी इसलिए भी मिली क्योंकि दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। नंबर 3, 10 साल में पहली बार विपक्ष जीत के करीब आया। नंबर 4, 10 साल में पहली बार कांग्रेस 100 सीट के पास आई। नंबर 5, 10 साल में पहली बार राहुल लोकसभा की लड़ाई में मजबूत दिखे। नरेंद्र मोदी जी के बस की नहीं रहेगा, इनकी नाक में हम दम कर देंगे। एक कयास जो बार बार लगाया जा रहा है सर कि क्या इस बार संसदीय परंपरा टूटेगी और चुनाव करवाया जाएगा, इस चीज की भी तैयारी है? इंतजार कीजिए। राहुल गांधी की रणनीति आखिर है क्या, अब इसे समझना जरूरी है। राहुल का फोकस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर है क्योंकि यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वहाँ बड़ी सफलता मिली। रायबरेली में अब राहुल ज्यादा वक्त बिताएंगे ताकि बीजेपी को ये कहने का मौका न मिले कि वो अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहते हैं। यूपी कांग्रेस की बैठकों में राहुल खुद शामिल होंगे और बदलाव से जुड़े फैसले लेंगे ताकि यूपी में पार्टी को मजबूत किया जाए। जातीय जनगणना और संविधान की रक्षा के मुद्दे आगे भी बने रहेंगे, जिसे राहुल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया था। पीडीए हो, दलित हो, संविधान बचाना हो, लोकतंत्र बचाना हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं बचाना हो, ये हमारे लिए चुनावी नारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का कमिटमेंट है। तमाम खटाखट फटाफट के झूठे वादों के बावजूद भी देश की जनता का सर्वाधिक मत प्रतिशत और सर्वाधिक संख्या में सांसद अगर देश ने किसी का चुना तो सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना। बर्थडे पर राहुल गांधी ने ये संकेत दे दिए हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी तो राहुल ने जवाब दिया कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। खटाखट खटाखट। लखनऊ से मयूर शुक्ला और दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी अभी यूपी की हार पर मंथन कर रही है और कांग्रेस अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जी हां, 24 जून को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी, जिसमें राज्य के प्रभारी महासचिव भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम के इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, मगर अब भी बीजेपी के सामने गठबंधन को और मजबूत होना होगा। 25 जून को महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक होगी। यहां महाविकास आघाड़ी गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। लोकसभा में कांग्रेस सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 26 जून को हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक होगी। यहां कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें हासिल करके अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता की मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। वैसे हरियाणा में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी नेतृत्व के लिए चुनौती बनी हुई है, जिसका समाधान उम्मीद है कि 26 जून को ढूंढ लिया जाएगा। 27 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान की बैठक होगी, जिसमें कश्मीर चुनाव को लेकर के चर्चा होनी है। देखिए, एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार पर लगातार रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो दूसरी ओर अयोध्या में मिली हार पर अलग से मंथन चल रहा है। पिछले 2 घंटे से अयोध्या को लेकर मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत पार्टी के कई नेता शामिल हैं। यूपी में हार पर आज बीजेपी की दूसरी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण के बाद भी अयोध्या में क्यों हारी। पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर फैजाबाद सीट पर खराब प्रदर्शन ने बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि बीजेपी को इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी और इसकी वजह शायद सबको पता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बीजेपी के लिए दशकों से बड़ा मुद्दा रहा और 2024 में पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम को स्थापित कर दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अयोध्या की हार पर जो दूसरी रिपोर्ट आई, उसमें राम भक्तों पर जातीय समीकरण हावी हो गई। अब समझिए कि अयोध्या में हार की मुख्य वजह और क्या क्या रही। पहला, जातीय गोलबंदी। दूसरा, कोऑर्डिनेशन की कमी। तीसरा, कार्यकर्ताओं की अनदेखी। चौथा, आरक्षण पर बयानबाजी। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि 24 के चुनाव में अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग ने खूब काम किया। अखिलेश यादव ने जातीय गोलबंदी पर इतना ध्यान दिया कि आखिरी वक्त तक अपने उम्मीदवार बदलते रहे।
इसी को समझते हुए अखिलेश यादव ने अयोध्या में अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, जिनकी जाति की संख्या अयोध्या में सबसे ज्यादा है। अयोध्या में 3.5 लाख पासी मतदाता एसपी के अवधेश प्रसाद पासी जाति के हैं। कुर्मी पासी समाज एसपी के साथ गया। मौर्य, निषाद, पाल, कोरी भी एसपी के साथ। मुसलमान यादव का एक मुश्त वोट मिला। सिर्फ अयोध्या विधानसभा जीत सकी बीजेपी, बाकी 4 विधानसभा में एसपी को जीत मिली। शहरी मतदाता वोट देने नहीं निकले। मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में तोड़फोड़ का असर हुआ। बस अखिलेश का यही पीडीए समीकरण काम कर गया और फैजाबाद में भी बीजेपी का प्रदर्शन खराब हो गया। भीतरघात और भीतरघात, यही वो शब्द है जो यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चल रहे मंथन पर सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या के अलावा पूरे यूपी में भी बीजेपी के मंथन की आंतरिक रिपोर्ट भी आ चुकी है और हारे हुए प्रत्याशियों की रिपोर्ट में ज्यादातर भीतरघात की बात कही गई है। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी की हार की 5 वजह और क्या हैं, वो भी जानिए। वजह नंबर 1, उम्मीदवार खुद को जीता हुआ मान रहे थे। वजह नंबर 2, मोदी योगी के चेहरे पर ज्यादा भरोसा था। वजह नंबर 3, जातीय गोलबंदी से हार हुई। वजह नंबर 4, राज्य सरकार के सलाह की अनदेखी हुई। वजह नंबर 5, 2 बार से ज्यादा जीते सांसदों से गुस्सा। इससे पहले मंडल स्तर की रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी नेतृत्व को सौंपी गई थी। इसमें गुटबाजी का जिक्र तो था ही, साथ ही संगठन और सांसदों के बीच प्रचार में तालमेल न होने की बात कही गई थी। चुनाव में उतरे सांसद प्रत्याशी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के लोकप्रियता के भरोसे बैठे रहे। प्रचार में वो जमीनी स्तर पर उतरे ही नहीं, भयंकर गर्मी के बीच वो सिर्फ बड़ी जगहों पर जनसभा और रैलियों से ही माहौल बनाते रहे। अब तक 2 रिपोर्ट आ चुकी है और तीसरी रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की सबसे शानदार तस्वीर जो आई है वो दिखाते हैं आपको। वो आई है बिहार के नालंदा से। 831 साल पहले जिस नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने मिटाने की कोशिश की थी, आज उसका पुनर्जन्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। आज सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को 800 साल पहले मिटाने की कोशिश किसने की थी और क्यों की थी। देखिए, 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने हमला किया था। उस समय नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख हस्तलिखित किताबें और पांडुलिपियां मौजूद थीं। खिलजी ने हमले के बाद नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि 90 लाख किताबों की वजह से नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक धधकती रही, जलती रही। माना गया कि नालंदा में बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा था, जिससे खिलजी को इस्लाम पर खतरे की आशंका थी, इसीलिए उसने इसे तहस नहस कर दिया। हालांकि जिस खिलजी ने उसे मिटाया, उसे मोदी सरकार ने बनाया है। 2017 में इस विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2024 में इसकी शुरुआत हो गई। लगभग 500 वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और 800 वर्षों से ज्यादा का समय बीतने के बाद राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुई है और ये दोनों ही ऐतिहासिक उद्घाटन पीएम मोदी ने किए हैं। आठ सदियों से ज्यादा इंतजार के बाद नालंदा एक बार फिर से ज्ञान का केंद्र बनने के लिए तैयार है। 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। आज नालंदा अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है और ये इस बात का सबूत है कि आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्राचीन काल में नालंदा दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी। इस समय नालंदा कैंपस में 3 लाख किताबें रखने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई जा रही है, जिसका निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। यानी धीरे धीरे नालंदा को उसका पुराना वैभव लौटाने की कोशिश हो रही है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी
अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। पहले की तरह नालंदा में आज भी कई देशों के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल 17 देशों के 400 स्टूडेंट नालंदा में पढ़ाई कर रहे हैं। नए कैंपस की खास बात यह है कि ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी कैंपस के लिए बिजली बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी और कैंपस में ही सोलर पावर संयंत्र लगाए गए हैं, जिससे पूरा कैंपस रोशन होगा। 1200 साल पहले नालंदा दुनिया का आवासीय विश्वविद्यालय था और आज ये आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रगान हर भारतीय को गर्व का एहसास कराता है, स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाता है। मध्य प्रदेश में सरकार स्कूलों में और मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहती है, कंपलसरी करना चाहती है, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश के मौलाना ने साफ मना कर दिया है। आखिर मदरसों में राष्ट्रगान लागू करने से मौलानाओं को दिक्कत क्या है कि राष्ट्रगान को लेकर मौलाना और सरकार आमने सामने आ गए हैं। मस्जिदों में जनगणमन नहीं हो सकता। आखिर मध्य प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान क्यों नहीं हो सकता? इससे मध्य प्रदेश के मौलानाओं को दिक्कत क्या है? राष्ट्रगान तो हर भारतीय को गर्व का एहसास कराता है, देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने यह मुद्दा उठाया है कि ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हर शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए, फिर वो चाहे सरकारी या प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो या फिर मदरसे। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। सरकार की योजना मदरसों में राष्ट्रगान लागू करने की है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ मौलाना और धर्मगुरु बिल्कुल नहीं चाहते कि मदरसों में राष्ट्रगान लागू हो। वो सरकार की कोशिशों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर स्थिति टकराव की बन गई है। तो तिरंगा तो रोजाना नहीं फहराते, वो तो 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते। ये जनगण मन की बात है, ये मदरसों में तो ठीक है, चल जाएगी। अब बहुत से मदरसे तो मस्जिदों के अंदर चलते हैं, तो मस्जिद में जनगणमन हो ही नहीं सकता। मस्जिदों में जनगणमन नहीं हो सकता। मदरसा अगर मस्जिद में है तो उसमें राष्ट्रगान लागू करने में दिक्कत कहाँ है? अगर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों में तिरंगा फहराया जा सकता है, राष्ट्रगान गाया जा सकता है, तो फिर बाकी दिनों से दिक्कत क्यों है? 1971 में मैं भोपाल आया, इससे पहले 8वां पास करके आया और स्कूल में पढ़ता था, तो सबसे पहले यही कहता था जनगण मन अधिनायक जाता जय जय भारत भाग्य विधाता। मुझे शाह साहब को याद नहीं होगा पूरा तराना, आपको है? नहीं, मुझे नहीं, भूल गया, बहुत साल हो गए, लेकिन मैं पढ़ता था। मुस्लिम धर्मगुरु दावा करते हैं कि जो मदरसे मस्जिदों में चल रहे हैं, उन मदरसों में राष्ट्रगान किसी भी हाल में लागू नहीं किया जाता। राष्ट्रगान तो पूरे देश का है, इसमें किसी धर्म विशेष का तो मामला नहीं है। वर्ष 2022 में यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से लागू किया था। पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में चलने वाले मदरसे भी भारत का हिस्सा है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी भारतीय हैं। भाई जिस देश में रहना उसका राष्ट्रगान तो होना ही चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, और जिस देश में रहना उसका झंडा होना चाहिए। इसमें क्या दो राय है? कश्मीर को जो किया है कि हम एक देश एक निशान एक विधान होगा। अगर मदरसों में बच्चे देशभक्ति का पाठ पढ़ेंगे तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होगी और यही सरकार चाहती है, लेकिन इसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं को देशभक्ति कम बल्कि राजनीति ज्यादा दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे उज्जैन से सामने आए धर्म परिवर्तन के एक बेहद चौंकाने वाले मामले की। एक हिंदू युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी मुस्लिम पत्नी ने उसके बेटे का धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुस्लिम बना दिया है और उस पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पत्नी ने उसकी संपत्ति भी हड़प ली और किसी मुस्लिम युवक से दूसरी शादी भी वो कर चुकी है। अब युवक ने इंसाफ के खिलाफ
कलेक्टर से गुहार लगाई है। बीवी को पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद इंस्पेक्टर बनाया। इंस्पेक्टर बीवी के बदले तेवर, पति इंसाफ को काट रहा चक्कर। पति से बीवी की बेवफाई, धर्मांतरण पर उतर आई। 18 जून को उज्जैन कलेक्टर ने जनसुनवाई की तो बीवी की बेवफाई का मामला भी सामने आया। राजकुमार झांझेट नाम के शख्स का आरोप है कि इसकी पत्नी ने इसे धोखा दिया है। उसने इसके बेटे का धर्म परिवर्तन कराकर उसे प्रिंस झांझेट से प्रिंस मलिक बना दिया। 1 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रिंस झांझोट है। इससे जबरन उन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज में परिवर्तित कर दिया, जिसका मुझे पता अभी पिछले महीने रमजान में पता चला। उज्जैन के कलेक्टर तक गुहार लगाने की नौबत क्यों आई, उसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। फरियादी राजकुमार के मुताबिक उसने साल 2006 में रानी नाम की मुस्लिम लड़की से लव मैरिज की थी। 1 साल बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। पत्नी ने राजकुमार को कहा कि वो नौकरी करना चाहती है। राजकुमार ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सब इंस्पेक्टर की कोचिंग दिलाई। साल 2012-13 में रानी का सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद रानी का व्यवहार पति के प्रति बदल गया। रानी ने राजकुमार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया। आरोप है कि जब राजकुमार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए राजी नहीं हुआ तो साल 2020 में रानी ने बिना तलाक दिए किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और राजकुमार के बेटे को भी इस्लाम धर्म कबूल करा दिया, जिसकी उम्र अभी 17 साल के आसपास है। कि जैसे नौकरी लगी इनने मेरे से दूरियां बनाना चालू कर मुझे धर्म के प्रति बदलने की कोशिश की। राजकुमार की पत्नी रानी इस समय मध्य प्रदेश के भावगढ़ थाने में बतौर इंस्पेक्टर तैनात है। राजकुमार का आरोप है कि रानी अपने ओहदे का इस्तेमाल कर उसे परेशान कर रही है। हालांकि इन आरोपों पर जी मीडिया ने रानी से बात की। वो कैमरे पर बात करने के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन फोन पर आरोपों को खारिज कर दिया। मैम ये कह रहा था कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं और चूंकि जन सुनवाई में मामला आया तो यहाँ पर कलेक्टर साहब ने भी उस मामले को संज्ञान में लिया है, बाइट वाइट दी है। तो मेरा ये निवेदन था आपसे कि आप पे अब इतने गंभीर आरोप तो सामने वाले व्यक्ति ने लगा ही दिए हैं, उसने उसको जो बोलना था वो तो बोल ही दिया है। कि ये जब की बात है, जब मैं 19 साल की हुआ करती थी, मेरे पीछे बड़ा बरगला के मैं से इसने आज तक मेरे से शादी नहीं की। ये पूर्व से शादीशुदा है। मैंने डॉक्यूमेंट हर न्यूज में दिए कि ये देखिए इसकी पहली पत्नी की समग्र आईडी है, ये देखिए कोर्ट का निर्णय है जिसमें कोर्ट में से स्वीकार किया है हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरी पत्नी की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर ये आपको कोई फेरे भरते, मांग भरते या कहीं भगवान को साक्षी मान के मेरे को कोई फोटो आपको दिखाते कि इसने मुझसे शादी की तो माने आप। राजकुमार ने रानी से शादी के सबूत दिए हैं, लेकिन रानी का कहना है कि राजकुमार पहले से शादीशुदा था और उसने ये बात उससे छिपाई। जब उसे बेटा हुआ तब सच्चाई का पता चला। हालांकि अब बेटे के धर्म परिवर्तन को लेकर उज्जैन कलेक्टर ने जांच की बात कही है। ये मामला जो है संज्ञान में आया है और इसमें जो है पुलिस को हम लोगों ने भेजा है ताकि वहाँ पे जांच करके इसमें कार्रवाई जो भी है हो सके। बेसिकली इनकी शादी हुई थी, फिर इनका सेपरेशन हो गया और उसके बाद जो है दूसरी शादी हुई है। तो इनका ये कहना है कि दूसरी शादी होने के पश्चात उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया, तो जांच का विषय है, उसे जांच करेंगे। राजकुमार झांझेट के आरोपों और रानी के दावों का सच क्या है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद उज्जैन में हर कोई इसी केस की चर्चा कर रहा है। राहुल सिंह राठौर, सी मीडिया, उज्जैन। और अब अगली खबर कर्नाटक के बेंगलुरु से, जहां जहरीले कोबरा सांप की होम डिलीवरी की गई। जी हां, वहां एक परिवार ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon से कुछ सामान ऑर्डर किया, पर जब उन्होंने डिब्बा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उसमें कोबरा सांप मौजूद था। कस्टमर का दावा है कि उन्होंने जब डिब्बा खोलने की कोशिश की तो कोबरा सांप बाहर आने लगा। यह हैरान कर देने वाली तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी 40 सेकंड में समझिए। दरअसल इस परिवार ने Amazon से Xbox कंट्रोलर ऑर्डर किया था। बताया गया कि डिलीवरी बॉय सामान उनके हाथों में सौंपकर वहां से चला गया, लेकिन जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उनकी जान हलक पर आ गई क्योंकि उस बॉक्स से जिंदा जहरीला कोबरा सांप निकला। हालांकि परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सांप ने जैसे ही बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश की वो बॉक्स में लगे टेप से चिपक गया। दावा है कि परिजनों ने इसकी शिकायत Amazon हेल्पलाइन नंबर पर की, लेकिन 2 घंटे तक वहां कोई नहीं पहुंचा। बाद में इन लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जो वायरल हो गया। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस एक गैंग के सरगना को खत्म करती है तो दूसरा गैंग सिर उठाने लगता है। मंगलवार को यही हुआ
जब राजौरी गार्डन इलाके में गैंगवॉर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। विदेश में बैठे गैंगस्टर ने अपने गुर्गों के जरिए दिल्ली को फिर से दहला दिया। इस बार भाऊ गैंग ने अपने विरोधी अशोक प्रधान के सदस्य को ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली में फिर छिड़ी गैंग वॉर। रेस्टोरेंट में युवक को गोलियों से भूना। विदेश में गैंगस्टर, दिल्ली में कत्ल। दिल्ली में भाऊ ने लिया बदला। मंगलवार की रात 9:45 बजे दिल्ली का राजौरी गार्डन इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त थर्रा गया जब बर्गर किंग रेस्टोरेंट में बैठे एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया। डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, AATS, उन सबको यहाँ पे मोबिलाइज करा गया। पहुँचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। शुरुआत में सब हैरान थे, लेकिन दिन निकलते ही में अमन के साथ एक लड़की आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कुछ देर बाद 2 लोग अंदर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। पता चला है कि 3 लोग बाइक पर आए थे, जिनमें से 2 अंदर गए जबकि एक बाइक पर बाहर खड़ा रहा। वहीं वारदात के बाद लड़की मौके से निकल गई। अंदेशा है कि लड़की के जरिए ही अमन को राजौरी गार्डन तक लाया गया था और इस वारदात को हिमांशु भाऊ ने पुर्तगाल में बैठकर अंजाम दिया। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। हिमांशु भाऊ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी गैंग है और हाल फिलहाल में दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिमांशु भाऊ गैंग पर मकोका के तहत केस भी दर्ज किया था। आपको बता दें, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला है। साल 2020 में मामूली झगड़े में गांव के युवक पर फायरिंग की थी इसने। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेजा गया। हिमांशु भाऊ बाल सुधार गृह से भाग गया और अब तक हाथ नहीं आया है। बाद में गैंगस्टर भाऊ नीरज बवाना और बाली गैंग से जुड़ गया। भाऊ पुर्तगाल में बैठकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना पूरा का पूरा नेटवर्क चलाता है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। करीब 1 महीने पहले पश्चिमी दिल्ली में हिमांशु भाऊ ने फ्यूजन कार पर अपने शूटर्स के जरिए गोलियां चलवाई थी, जिसमें से एक शूटर को बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मार गिराया था। अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको देश के वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाली खबर बताता हूं। देखिए, कुछ दिनों पहले आपने इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले की तस्वीरें देखी होंगी। तब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस पर होने वाले ज्यादातर हमलों को रोक दिया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम,
जो किसी भी तरह के हवाई हमलों को आसमान में ही नष्ट कर देता है। और अब जल्दी ही भारत में भी स्वदेशी आयरन डोम सिस्टम तैयार हो रहा है, जिससे चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की मिसाइलें भारत पर हमला करके भी आसमानी कवच को भेद नहीं पाएंगी। दुश्मन के मिसाइल हमले को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हवा में ही उड़ा देता है। दुश्मन का कोई रॉकेट इजराइल की जमीन पर पहुंचे उससे पहले ही आयरन डोम सिस्टम हवा में ही उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इजराइल के पास दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन आयरन डोम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कम दूरी से लॉन्च किए गए रॉकेट्स को तेजी से ध्वस्त कर देता है। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट अटैक को आसमान में विफल करने में सक्षम माना जाता है। रॉकेट के अलावा तोपखाने और मोटारों को भी नष्ट करने में यह माहिर है। 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की रेंज में यह आसमान में मौजूद किसी भी टारगेट को उड़ा देता है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। 7 अक्टूबर को गाजा की जमीन से हमास ने इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट से हमला किया, लेकिन कुछ रॉकेट को छोड़ दें तो बाकी रॉकेट इजराइल की जमीन को छू भी नहीं पाए, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए आयरन डोम तैनात था। अब ऐसा ही सिस्टम भारत में भी बनाया जा रहा है। भारत ने डीआरडीओ पर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का ऑर्डर प्लेस किया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम यकीनन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। ये 350 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर देगा। स्वदेशी सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और रडार से अदृश्य रहने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स का भी पता लगा लेगा। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस होगा। ड्रोन, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के लिए इस सिस्टम में अलग अलग रेंज और ताकत की मिसाइलें होंगी। इसका रडार लंबी दूरी तक आकाश में उड़ान भर रहे टारगेट को पकड़ने की खूबियों से लैस होगा और इसके तैयार होते ही छोटी, मध्यम और लंबी दूरी तक किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को नष्ट करने की ताकत मिल जाएगी। उन सब मिसाइल को ध्वस्त करेगी, उन सब एयर टारगेट्स को ध्वस्त करेगी, चाहे वो लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, चाहे वो हाई स्पीड हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये अलग अलग रेंज में अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। भारतीय सेना के पास पहले से ही रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया है और इसके साथ ही स्वदेशी आकाश मिसाइलें भी हैं जो किसी भी आसमानी लक्ष्य को टारगेट कर सकती हैं। लेकिन जल्द ही इनका साथ देने के लिए स्वदेशी आयरन डोम जैसा सिस्टम तैयार होने वाला है। इसके बाद इजराइल की तरह भारत भी दुश्मनों के 100% हमले को हवा में ही ध्वस्त कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज 24 साल बाद व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया की जमीन पर फिर से पहुंचे। फिर उन्होंने वहां कदम रखा और स्वागत में किम जोंग उन ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि दोनों देशों के बीच डील क्या होने वाली है। जो डील पुतिन और किम जोंग के बीच हुई है उसने तानाशाह किम जोंग को नई ताकत दी है और इस डील ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पारा हाई कर दिया है। जिस पल का नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनको 24 साल से इंतजार था, आखिरकार वो पल आ गया जब व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की सरजमी पर कदम रखे। 24 साल बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया आए तो तानाशाह किम जोंग उन ने मानो उनके स्वागत के लिए पूरा जोर लगा दिया। सड़कों पर, बिल्डिंग पर, हर जगह पुतिन की तस्वीरें लगी थी। इस मुलाकात के वक्त दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और इसी मुस्कान ने कई देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। वजह इन दोनों के बीच दिखी केमिस्ट्री है। किम जोंग ने पुतिन की मेहमान नवाजी की जो तैयारी की है उससे साफ है कि वो रूस को और पुतिन को अपना कितना करीबी मानते हैं। दोनों की मुलाकात से जो नतीजे निकलकर सामने आए वो अमेरिका की फिक्र बढ़ाने वाले हैं। पुतिन और किम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर साइन किए। दोनों ने हमले की स्थिति में एक दूसरे की मदद का संकल्प लिया। समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरे पर भी माना जाएगा। रूस नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद और तकनीक दे सकता है। बदले में नॉर्थ कोरिया रूस को गोला बारूद और सैन्य मदद कर सकता है। पुतिन ने किम जोंग उन को रूस में बनी एक लग्जरी कार गिफ्ट की।
रूस के लिए मौजूदा स्थिति में नॉर्थ कोरिया किसी आर्म्स फैक्ट्री की तरह है, जहां से उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए हथियार मिल रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की जुगलबंदी ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल इस समय नॉर्थ कोरिया की सबसे ज्यादा नजदीकियां चीन और रूस के साथ ही हैं, जबकि अमेरिका दोनों देशों के खिलाफ है। हालांकि इस मुलाकात को किम जोंग उन की जीत के तौर पर देखा जाएगा। इससे तानाशाह की स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ जाएगी। दुनिया से अलग थलग पड़ चुके रूस के लिए आज उत्तर कोरिया की अहमियत बहुत बढ़ गई है और उत्तर कोरिया को यह पता है कि रूस को दोस्तों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया का दौरा करके राष्ट्रपति पुतिन अपने विरोधियों को यह दिखा सकते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं और करेंगे। यानी दोनों ही देशों के नेताओं की ये दोस्ती दुश्मन देशों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ऐसा क्या हुआ जिससे बीजिंग में खलबली मच गई है। आज अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक प्रतिनिधि मंडल ने धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की, जिससे चीन को बहुत तकलीफ पहुंची है और उसने अमेरिका को खुली धमकी दे डाली। अमेरिका से आए 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की, जिसमें पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल रहीं। इस दौरान अमेरिका की संसद में चीन तिब्बत विवाद को लेकर पारित हुए रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर चर्चा भी हुई। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। साथ ही अमेरिका चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त समझौता कराने की कोशिश भी करेगा। इस दौरान अमेरिकी अधिकारी तिब्बत को अपना बताने वाले चीन के दावे को भी खारिज करेंगे। तिब्बत प्रशासन ने अमेरिका की इस पहल का स्वागत किया है। वहीं अमेरिकी संसद में पास रिजॉल्व तिब्बत एक्ट से चीन को बहुत तकलीफ पहुंची है और चीन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। चीन ने तिब्बत को अपना आंतरिक मामला बताया और इसमें हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा। धर्मशाला में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात पर चीन ने नाराजगी जताई और चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगर अमेरिका तिब्बत को चीन का हिस्सा न मानते हुए अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करेगा तो चीन इस पर कड़े कदम उठाएगा। साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कांग्रेस में पारित चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने की वकालत करने वाले एक्ट का समर्थन न करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ धर्मशाला पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का दलाई लामा टेंपल में जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक अंदाज में इस डेलीगेशन का स्वागत हुआ है और कई तोहफे भी भेंट किए गए हैं। और दलाई लामा से मुलाकात के बाद नैन्सी पेलोसी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। And this legislation sends the message, the House and the Senate, and soon to be signed by Joe Biden, the President of the United States. देश में आजकल एक महल की खास तौर पर बहुत चर्चा हो रही है। आपको वो महल दिखाते हैं। देखिए, यही है वो महल और इसकी खासियत जानते हैं आप। इस महल को सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है और इसे बनवाया किसने? आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने। इससे पहले कि वो इस आलीशान महल का आनंद उठाते उनकी सत्ता छिन गई और जब नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सिपे सालारों ने इस महल को देखा तो उनका वीडियो शूट करके देश के सामने रिलीज कर दिया। इस आलीशान महल की चमक ऐसी है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस का रंग भी फीका पड़ जाए। 500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस शानदार महल में हर लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आम लोग दंग रह जाएं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा हिल पर बनाए गए इस विराट महल की चर्चा इसलिए है क्योंकि इसे बनवाने वाले साहब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी खजाने से अपने लिए महल बनवा लिया। आंध्र प्रदेश में सरकार बदलते ही जगन मोहन रेड्डी का यह सीक्रेट महल अब दुनिया के सामने आया है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके यह महल बनवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी ने यह महल गुपचुप तरीके से एक पहाड़ी की चोटी पर बनवाया है। टीडीपी नेता मीडिया को लेकर इस आलीशान ऋषिकोंडा हिल पैलेस पर पहुंचे तो इसकी भव्यता देखकर हर कोई हैरान रह गया। अंदर की खूबसूरती और लग्जरी चीजें देखकर दंग रह गए। ऋषिकोंडा पैलेस समुद्र के सामने करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है।
इस प्रोजेक्ट को 15 महीने की डेडलाइन के साथ 91 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्टार होटल के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन 95 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन को समतल करने और 21 करोड़ रुपए आसपास के इलाकों को सुंदर बनाने में खर्च कर दिए गए। यही नहीं, सीक्रेट कंस्ट्रक्शन दूर से न दिखाई दे, इसके लिए चारों तरफ 20 फीट की ऊंची बैरिकेडिंग कर दी गई थी। इसमें 7 लग्जरी बिल्डिंग्स हैं और उनमें से 3 खास तौर पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। जगन मोहन रेड्डी के इस महल में 12 बेडरूम हैं। आरोप है कि महल के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सामान और फर्नीचर पर करीब 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सड़कों, नहरों और पार्कों के विकास पर 50 करोड़ का खर्च आया। इन लग्जरी सुविधाओं पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। That's a 500 crore palace. No, it is 700 crore palace because they have taken out a resort. Earlier there was a resort there. It is worth 200 crores. It was taken out. It was demolished and they started constructing that palace. हालांकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी कह रही है कि ये महल जगन मोहन रेड्डी की निजी संपत्तियां नहीं हैं, बल्कि सरकारी संपत्ति हैं। लेकिन टीडीपी का दावा है कि ये आलीशान इमारत जगन मोहन रेड्डी के लिए एक कैंप दफ्तर के रूप में काम करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इससे पहले कि जगन इस इमारत में प्रवेश करते, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से आउट हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।